नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज से हम हमारी शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है जेआरएफ को पाना, जेआरएफ की सीट को अपने लिए लेकर आना। ज्योग्राफी के ऐसे सवाल जो कराएंगे आपको जेआरएफ को पार तूफानी रिवीजन के साथ मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त स्वागत चित्रांग, और आपको लेकर चलूंगा मैं ज्योग्राफी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर, जो आपको ना कि इस नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और आपके आरएएस, यूपीएससी जिसका भी आप एग्ज़ाम देते हो और जिसके अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है, उन सभी के लिए रहने वाली है बेहद ही कारगर। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर उन सभी में ही करेगी है मददगार। तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज की हम शुरुआत और आगाज़ करने जा रहे हैं इस हमारी श्रृंखला का। और आज हमारी ये पहली क्लास है। आपको जब भी क्लासें हैं तो क्लासें यहाँ पर से हैशटैग लगा करके दी जाएंगी, जिसके आधार पर आप देख सकते हो आपने कौन सी क्लास देखी है, कौन सी क्लास नहीं देखी है। मुझे नहीं पता आपके पास में ये क्लासें कब पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी और क्यों पहुँचेंगी, पर मेरा उद्देश्य यह है कि हर वो लड़का, हर वो बच्चा जिसका सपना है जेआरएफ को पाना, जिसका सपना है नेट को क्वालिफाई करना, उन सभी के लिए ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर 2000 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम इस श्रृंखला की। तो जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है, नेट जेआरएफ 2023 का हमारा सपना है, और मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सभी कक्षाओं को बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क पाने वाले हैं। एक लाइन कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी के साथ में चलिए करते हैं शुरुआत आज के हम पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको आंसर के साथ में व्याख्या भी दी गई है। आप अपनी स्तर से भी पढ़ते चलें और मैं भी आपको पढ़ के सुनाने का प्रयत्न करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में, और सभी का एक बार पुनः स्वागत। पहला ही क्वेश्चन है, छोटी पर्वत झीलों को विशेषतः उन्हें जो सर्क बेसिन के पृष्ठभाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनती हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आपके टॉर्न। मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैप के या जो मानचित्र है उसके अधीन ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे हॉर्न कहा जाता है, लेकिन जो सर्क हैं वो कैसी होती हैं, जो बर्क सर्क बेसिन पृष्ठभाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनने का काम करती है। चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं, ये दरअसल में होती क्या है। तो पढ़िए, छोटी पर्वतीय झीलों के विशेषतः उन्हें जो सर्क के पृष्ठभाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनते हैं उन्हें टॉर्न कहा जाता है। और सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह सर्क की बेसिन में एक सेल बेसिन का निर्माण होता है। जब हिम पिघलकर अदृश्य हो जाती है तो इस सेल में बेसिन जल भर आता है। तो जिससे जो है, तो इस झील को हम किस नाम से जानते हैं, सर्क झील या टॉर्न झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 क्या कहता है, ज्वालामुखी क्रिया के साथ स्थानीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। और आपका सही है समुद्र नितल प्रसरण, अध्य पचन सीमाएं और उष्ण स्थल हॉट सपोर्ट। ये क्या है आपके ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीकरण के संबंध में सही है। कौन सा, कि समुद्र नितल प्रसरण से अध्य पचन सीमाएं और उष्ण स्थल हॉट सपोर्ट। क्वेश्चन 2 का आंसर रहने वाला है आपका डी। मैं थोड़ी सी व्याख्या के साथ में चलूं कि ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीकरण के संबंध में समुद्र नितल प्रसरण, अदन पचन सीमाएं और उष्ण स्थल संयोजन सही है। भूपर्पटीय प्लेट के नीचे मेंटल कहीं रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्षेत्र को हम हॉट सपोर्ट कहा जाता है। जहाँ पर कहीं भी मेंटल के कहीं रेडियो तत्व होते हैं, उनकी अधिकता के कारण क्या होता है, उनकी अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी क्षेत्र को हम हॉट सपोर्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा है और दूसरे को कारण आर दिया गया है। स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा मिलती है। स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा मिलती है। स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। स्थल रूपों की जटिलता क्या होती है कि सरलता की अपेक्षा मिलती है, जबकि कारण में बताया गया है कि स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। तो चलिए देखते हैं। कूट ए और आर सही है, कौन सा है? तो बिल्कुल हमारा कौन सा सही है? ए और आर सही है, लेकिन आंशिक आर क्या कर रहा है? आंशिक स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि स्थल रूपों के निर्माण में संरचना का बहुत अधिक महत्व है। क्या है? बहुत अधिक महत्व है। स्थल स्वरूपों के निर्माण में संरचना का अधिक महत्व है। संरचना में सेल की स्थिति प्रकृति दोनों सम्मिलित हैं। आपको याद रखना, सेल की संरचना में स्थिति और प्रकृति दोनों सम्मिलित हैं। आगे, सेल की स्थिति में सेल का अभिनत कोण, प्रतिलंबन, बलन तथा भ्रंश का वर्णन किया जाता है। सेल की प्रकृति में सेल के प्रकार, उसकी आपेक्षिक कठोरता, पारंगतता शामिल किए जाते हैं। संरचना का निर्माण स्थलाकृतियों के निर्माण से पहले होता है। तो बिल्कुल आपको बस एक चीज़ याद रखना कि सेल की स्थिति में दोनों प्रकृति और किसकी आपके स्थिति दोनों की क्या होती है? भूमिका देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनका हमें मिलान करना है और इसमें हमारा सही है सी, यानी पहले की बात करें हम, पहले में 2 लोहस को कहा जाता है पवन निर्मित स्थल रूप। लोहस क्या कहलाते हैं? पवन निर्मित स्थल रूप, लोएस। ठीक है। आगे बात करूं मैं, क्वेश्चन बी में स्पिट कहा जाता है आपके किसको? स्पिट कहा जाता है आपके समुद्र तटीय स्थल रूप को। स्पिट से याद रखना, समुद्र तटीय स्थल रूप, और लोएस पवन निर्मित स्थल रूप। आगे बात करूं मैं, आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन कहा जाता है आपके जलीय स्थल रूप को। क्या कहा जाता है? जलीय को नहीं, हिमानी स्थल रूप को। आउटवाश प्लेन किसे कहते हैं हम? हिमानी स्थल स्वरूप को। और प्राकृतिक तटबंध कहते हैं जलीय स्थल रूप को। वापस लोएस, वापस से देखना, लोएस किसे कहते हैं? पवन निर्मित स्थल रूप को। स्पिट किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं समुद्र तटीय स्थल रूप। आगे बात करूं, आउटवाश प्लेन किसे कहते हैं? तो हिमानी स्थल रूप को। और प्राकृतिक तटबंध कहते हैं जलीय स्थल रूप को। ठीक है। आगे वही दिया गया है, लोएस पवन निर्मित स्थल रूप, स्पिट समुद्र तटीय स्थल रूप, आउटवाश प्लेन हिमानी स्थल स्वरूप, और प्राकृतिक तटबंध जलीय स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर बात करते हैं। ये दिया गया है आपका, प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी की विशेषता है। आपको बतानी है कि प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी की कौन सी विशेषता है, वो आपको बताना है। चलिए बताइए। बिल्कुल, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है समुद्री नितल प्रसरण। क्या है? समुद्री प्रसरण नितल। प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी की विशेषता है धातुपुत्र, यानी आपको याद रहे कि प्लेट विवर्तनी के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो वर्तमान समय में महाद्वीप के प्रवाह, ज्वालामुखी और भूकंप सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में हैरी हेस महोदय ने की। सागर नितल प्रसरण अपसरी किनारों के पाया जाता है। जो सागर नितल प्रसरण है वो अपसरी किनारों के सहारे पाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? 1960 में हैरी हेरेस महोदय ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 दिया गया है आपका, बेहद ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। वायुमंडल के संस्तरों के क्रम में के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। तो बिल्कुल कौन सा सही होने वाला है? आपका सही होने वाला है कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कौन सा मंडल? तो क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, फिर समताप मंडल देखने को मिलता है, फिर मध्य मंडल देखने को मिलता है, और फिर हम बात करें थर्मोस्फीयर, और फिर बहिर्मंडल। ठीक है ना? तो कौन सा सही होने वाला है आपका? सी, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर। चलिए थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। एक क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला है। देखिए, वायुमंडल के संस्तरों के क्रम में निम्न क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर। अब सबसे पहले क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल
की ऊंचाई विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा की बात करें, ये हमने विषुवत मानी, तो यहाँ पर तो कितनी है, यहाँ पर देखने को मिलती है हमें 16 किलोमीटर, लेकिन जो ध्रुव है वहाँ पर देखने को मिलती है 8 किलोमीटर। ये वायुमंडल की सबसे निचली तथा सघन परत है। वर्षा, बिजली चमकना, चक्रवात, तूफान, कोहरा, बादल निर्माण जैसी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 16 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ से 50 किलोमीटर तक कौन सा देखने को मिलता है, तो समताप मंडल। यहाँ तापमान की स्थिरता के कारण इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में 16 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस का सघनतम विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। समताप सीमा के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार है। यहाँ हमें मध्य मंडल देखने को मिलता है। और समताप मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है। थर्मोस्फीयर का विस्तार है, और थर्मोस्फीयर में 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। जो सर्वोच्च ताप माध्य वाले होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम तापीय भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, तापीय भूमध्य रेखा। सर्वोच्च माध्य वाले ताप बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर इसका तापमान बढ़ाना है तो इस मात्रा को क्या कहा जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। चलिए एक और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको दिख तो रहे ना बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई है, तो उसकी कितनी ऊंचाई है, 9100 से 13700 मीटर। 9100 से 13700 मीटर। पढ़िए थोड़ा सा, 9713 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सामान्यतः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, कितने 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही प्रभावी होती है, परंतु कभी कभी 20 से 50 डिग्री अक्षांशों तक विसर्जन करती है। यह ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह की अपेक्षा अधिक नियमित होती है। जो जेट प्रवाह है उसकी अपेक्षा क्या होती है, ये अधिक नियमित होती है और उससे कम शक्तिशाली होती है, परंतु कभी कभी इसकी ध्रुवीय वाताग्र प्रवाह जेट प्रवाह जितनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, जेट प्रवाह जितनी हो जाती है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहा जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं हम एजोश उच्च। क्या कहते हैं, एजोश उच्च। किसको, अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को हम एजोश उच्च के नाम से जानते हैं। अंध महासागरीय को एजोस उच्च। उष्ण कटिबंधीय परिसंचरण कोशिका को हैंडली कोशिका, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय परिसंचरण कोशिका को हैंडली कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि जी हैंडली ने पहली बार 1735 ईस्वी में दोनों गोलार्धों में तापजन्य परिसरण कोशिका का निर्धारण किया था। अंध महासागरीय को हम किस नाम से भी जानते हैं, एजोस, और उष्ण कटिबंधीय परिसरण कोशिका को हम हैंडली कोशिका कहते हैं, क्योंकि 1735 में हैंडली ने ये दोनों गोलार्धों में तापजन्य परिसरण कोशिका को निर्धारण किया था, इसीलिए इसे हैंडली कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद ही अच्छा है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, इतनी तो रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। अधिविष्ट वाताग्र बनता है शीत वाताग्र में, तो ये आपको उष्ण वाताग्र में, जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर आ जाता है या ऊपर जाता है, जैसे शीत वाताग्र है, उष्ण वाताग्र के क्या करेगा, ये ऊपर आ जाता है, तो क्या बन जाता है, अधिविष्ट। ठीक है ना। आगे, जब वाताग्र के सहारे गर्म तथा हल्की वायु आक्रामक होती है
तथा ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर तीव्रता से चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। लेकिन जब ठंडी भारी वायु आक्रामक होती है और गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर उठा देती है तो इसे शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। उष्ण वाताग्र में तो क्या होगा कि जब वाताग्र के सहारे गर्म तथा हल्की वायु आक्रामक होती है, जब वाताग्र के सहारे क्या होगा, हल्की और गर्म ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर तीव्रता से ऊपर से चढ़ती है, तीव्रता से क्या करेगी, ऊपर से चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। लेकिन जब ठंडी तथा भारी वायु आक्रामक होती है तथा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देती है, जब वो भारी होगी तो वो नीचे आएगी और इसको क्या कर देगी, ऊपर उठा देगी, तो उससे किसका निर्माण होगा, शीत वाताग्र का। क्योंकि जब गर्म और, एक मिनट आप समझना इसको, जब ये हमने मान लिया ये गर्म है, ठीक है ना, और यहाँ से ठंडी आती है और ठंडी आने के बाद में इसको क्या भेज देगी, ऊपर, तो ऊपर भेजने पर यहाँ पर तो ये ठंडी हो जाएगी, तो ठंडा होने के कारण यहाँ पर कौन सा निर्माण हो जाएगा, शीत वाताग्र का। किसका निर्माण हो जाएगा, शीत वाताग्र का। यही सेम कंडीशन जब उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पर से जो आपके ठंडी है तो ये नीचे आएंगे तब तो शीत वाताग्र का। लेकिन जब ऊपर गर्म है और नीचे ठंडी है और ये गर्म नीचे आएंगे तो किसका हो जाएगा, उष्ण वाताग्र का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बताना है आपको। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक और कारण दूसरा। चलिए पढ़ते हैं। जल परासरण प्रक्रिया पौधे को मृदा से घोल रूप में तत्वों का शोषण करने में मदद करती है। पर जल परासरण प्रक्रिया पौधों को मृदा से घोल रूप में तत्वों का शोषण करने में मदद करती है। सभी तत्व प्रथमतः मृदा में एकत्रित होते हैं। बताइए, तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब सुनिए स्पष्टीकरण थोड़ा सा। पौधे की वृद्धि एवं विकास हेतु लगभग सभी तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, पौधे की अगर विकास के लिए जो भी तत्व की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी किससे मिलते हैं, वो मृदा से प्राप्त होते हैं। ये तत्व पौधे को जल परासरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। और ये पौधे को किस प्रक्रिया से प्राप्त होंगे, जल परासरण की प्रक्रिया से। तो इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 पर मिलाने पर क्या मिलेगा हमें, समुद्री बायोम किसे कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका फाइटोप्लैंक्टन। और टेंगा बायोम किसे कहते हैं, ये कहलाता है आपके बोरियल वन। और भूमध्य सागरीय बायोम कहलाता है आपका स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम। और उष्णकटिबंधीय बायोम कहलाता है मानसून पतझड़ वन। समुद्री बायोम फाइटोप्लैंक्टन, टेंगा बायोम बोरियल वन, भूमध्य सागरीय बायोम स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम और उष्णकटिबंधीय बायोम मानसूनी पतझड़ वन। क्या, मानसूनी पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा महासागरीय नितल की भूसंरचना का सही क्रम है। हमको क्या बताना है, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है हमारा क्या, कि सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय मगन तट, ठीक है ना, महाद्वीपीय मगन, फिर ढाल, फिर महाद्वीपीय उभार और फिर नीचे नितल का मैदान, ठीक है ना। ये संरचना हमें देखने को मिलती है। चलिए और स्पष्टीकरण। महासागरीय नितल की भू संरचना की सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आपको महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय उभार एवं वितल मैदान। महाद्वीपों के किनारे किनारे का जो भाग है महासागर के जल में डूबा रहता है और जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक है एवं गहराई 100 फैदम अथवा 180 मीटर होता है, महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसा जो महाद्वीप के महासागर के किनारे क्या होता है, डूबा रहता है और कितना 100 फैदम से लेकर के 180 मीटर तक। इसका ढाल कितना होगा, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट और गहन सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। जैसे मैं संरचना बनाऊँ आपको, ये हमने बोला महाद्वीपीय मगन तट, ठीक है ना, ये वाला महाद्वीपीय मगन तट।
और ये क्या हो गई महाद्वीपीय ढाल, क्या हो गई महाद्वीपीय ढाल, ठीक है ना। और नीचे क्या बनेगा आपका, इसका औसत महाद्वीपीय औसत ढाल का जो होता है 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक पाया जाता है और गहराई होती है 200 से 300 मीटर तक। तीसरा है हमारा जो आपका बितल का मैदान है, वो बितल का मैदान यहाँ देखने को मिलेगा। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल और बितल का मैदान 1 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री से 5 डिग्री देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 बेहद ही प्यारा। जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। तो जैव विविधता में कमी के लिए आवास का विनाश, आनुवांशिक आत्मसात्मीकरण, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, आवास का विनाश। कैसे? क्योंकि जैव विविधता में कमी के लिए आवास का विनाश सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन हो रहा है, जिस कारण जीव जंतुओं के आवास का तीव्र गति से विनाश हो रहा है, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है। क्या हो रहा है? जिससे जैव विविधता के अंदर कमी आ रही है। तो कौन सा हो जाएगा? जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण है? वो है आवास का विनाश, यानी जो जीव जंतुओं के आवास का वो विनाश है, वो क्या है? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 15, इकोसिस्टम शब्द प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इकोसिस्टम, तो याद रखना टांसले इकोसिस्टम टांसले। ठीक, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर की तरफ 16, और 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है आपका मिलान से दिया गया है। चलो इसको और पढ़ लो, इकोसिस्टम को थोड़ा सा। इकोसिस्टम का शाब्दिक अर्थ होता है पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। किसकी? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक और अजैविक किसने प्रयोग किया? ए.जी. टांसले ने। इकोसिस्टम का शाब्दिक अर्थ पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो हम सीधे मिले मिलाए ही पढ़ेंगे, क्यों पढ़े उनको। क्वेश्चन नंबर 16, फिर भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो थोड़ा सा, लैंग्वेज का दोनों को मिलना नहीं तो है। चलिए, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने पर हमारे पास में प्राप्त हुआ भौगोलिक दूरी का सिद्धांत दिया था H.J. मैकिंडर ने, और क्रॉसमोग्राफी या यूनिवर्सल्स का सिद्धांत दिया था सेबेस्टियन मुंस्टर ने, और मार्कोलॉजी डेल एरोडो बेर क्लासे का सिद्धांत दिया था ए फैंक ने, और ज्योग्राफी ह्यूमन का सिद्धांत दिया था जीन ब्रूम्स ने। वापस से ज्योग्राफी ह्यूमन का सिद्धांत जीन ब्रूम्स ने, मार्कोलॉजी डेल एरोडो बेर क्लासे का सिद्धांत दिया था ए फैंक ने, कॉस्मोग्राफी या यूनिवर्सल का सिद्धांत दिया था सेबेस्टियन मुंस्टर ने, और भौगोलिक दूरी का सिद्धांत दिया था H.J. मैकिंडर ने। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो आपके हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हम्बोल्ट के द्वारा। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण कृति कॉस्मोस, याद रखना कॉस्मोस किसकी कृति है? हम्बोल्ट की, जो 1845 में प्रकाशित हुई। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हम्बोल्ट को। आगे बात करूं मैं, इमैनुएल कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नाम की पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी थी? तो इमैनुएल कांट की। कॉस्मोस किसकी थी? हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट और ने सबसे पहले अपनी जो पुस्तक थी कॉस्मोस, उसमें कॉस्मोग्राफी शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आपके साथ में कांट की अन्य पुस्तक अर्ध कुंडी डुंग। कांट को आराम चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कांट को किस और नाम से जाना जाता है? तो कांट को आराम चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। और ही एक महत्वपूर्ण टॉलमी द्वारा रचित पुस्तकें हैं ग्रही परिकल्पना, अल्मागेस्ट, एमा लेमा भूगोल की रूपरेखा।
किसकी हैं? टॉलमी की। याद करिए वापस, ग्रही परिकल्पना, अल्मा गेस्ट, अल्मा लेमा, एल्मा लेमा, एमा लेमा, भूगोल की रूपरेखा, भूगोल की रूपरेखा, एमा लेमा, अल्मा गेस्ट, ग्रही परिकल्पना किसकी है? टॉलमी की। कांट की याद करो, कांट को एक तो पहले आराम चेयर भूगोल बेता कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी कौन सी? अर्घ कुंडुई थी, और एक थी आपकी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल कांट ने इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है आराम चेयर भूगोल बेता। हम्बोल्ट की बात करें, हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। कॉस्मोस पुस्तक लिखी, कॉस्मोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है, तो नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है प्रकृति वातावरण का प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं थोड़ा सा। नियतिवाद साधारणतः मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता मानते हैं। नियतिवाद क्या मानते हैं? मानव को एक साधारण निष्क्रिय अभिक्रिया मानते हैं जिस पर भौतिक तत्व क्रियाशील होते हैं। यानी वो मानव को तो साधारण क्रिया मानते हैं, लेकिन जो भौतिक तत्व हैं उनको हावी या उनको अधिक अच्छा मानते हैं। आगे बात करूं, और उनके व्यवहार और निर्माण करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? भौतिक क्रियाशील तत्व। प्रमुख नियतिवाद भूगोलवेत्ता निम्न है। कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि भूगोती जो प्रमुख नियति भूगोलवेत्ता कौन कौन थे? तो वो थे आपके कार्ल रिटर, एलन सैम्पल और हटिंगटन। कौन से थे? हटिंगटन। ठीक है, भूगोलवेत्ता भी कुछ ऐसे ही थे। देखिए कोई भी, मैं एक और बात बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज है वो बेहद ही क्लिष्ट है। अगर गलती से भी एक दो शब्द अगर उच्चारण गलत हो जाता है तो इसे प्लीज़ क्षमा कर देना, क्योंकि आप भी बिल्कुल आप हम उम्र हो, और तो अपना भाई छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना, क्योंकि आप के अंदर सारी सहनशीलता हैं जो कि किशोर अवस्थाओं के अंदर नहीं पाई जाती। तो प्लीज़ सॉरी, है ना। तो प्राकृतिक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भौगोलिक द्वैत को कहते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भौगोलिक द्वैत को कहते हैं, इसे कहते हैं हम द्वैतवाद। क्या कहते हैं? द्वैतवाद। क्या कहलाता है? द्वैतवाद। भौतिक भूगोल मानव भूगोल द्वैतवाद, भौतिक भूगोल मानव भूगोल द्वैतवाद। आगे, सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को किसने पृथक रूप में पहचाना? सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को किसने पृथक रूप में पहचाना? वो थे आपके रिचतोफेन। कौन से थे? रिचतोफेन, जिन्होंने क्या किया था? सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को पृथक रूप में पहचाना था। आगे थोड़ी सी और बात, फर्डिनेंड वॉन रिचतोफेन ने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को पृथक रूप में पहचाना। इन्होंने व्यक्त किया कि प्रादेशिक भूगोल को पूर्वतः वर्णनात्मक होना चाहिए ताकि किसी भी प्रदेश के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सुचारू रूप व्यक्त किया जा सके। उनके विचार में सामान्य भूगोल में व्यक्तिगत परिघटनाओं के स्थानिक वितरण का वर्णन होना चाहिए। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं। चीन का भूगोल, याद रखना, फर्डिनेंड वॉन रिचतोफेन, चीन का भूगोल, और फिर आपका शिलाकृति विज्ञान, आर्थिक एवं खनिज भूगोल। किसके हैं ये सभी के सभी? फर्डिनेंड वॉन रिचतोफेन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगालोपोलिस विश्व नगरी शब्द की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? जे गॉटमैन ने। किसकी रचना की थी? तो इन्होंने रचना की थी मेगालोपोलिस यानी कि विश्व नगरी। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था। जीन गॉटमैन ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका USA के उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के नामकरण के लिए किया। इन्होंने मेगालोपोलिस को सन्नगर का एक विशाल रूप बताया। मार्क जैकरसन ने प्राइमेट सिटी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क जैकरसन ने प्राइमेट सिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसका? प्राइमेट सिटी का सिद्धांत किसने दिया? तो मार्क जैकरसन ने किसका सिद्धांत दिया? प्राइमेट सिटी सिद्धांत। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जे गॉटमैन ने। और ये किसके लिए किया था? जो USA के उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश थे उनके नामकरण के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था।
क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के साथ में मिलाना है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 को 2 के साथ मिलाने पर हमें प्राप्त हुआ कि बाजारपल्ली 7 किलोमीटर दूर, अच्छा कुछ और लिख रहा था क्या अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके बाजार, ठीक है, तो बाजारपल्ली 7 किलोमीटर दूर होना चाहिए, प्रादेशिक राजधानी 186 किलोमीटर दूर, और जिला नगर 36 किलोमीटर दूर, और आपके बात करें नगर केंद्र, ये 12 किलोमीटर दूर होना चाहिए। भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक किसे कहा जाता है? तो ऐसे किसको कहते हैं? तो सीमांत श्रमिक किसे कहा गया? जनसंख्या घनत्व। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में जनसंख्या घनत्व अनुपस्थित कारक है। जनसंख्या का आकार, पुरुष श्रमिकों की भागीदारी की अधिकता का कार्य बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण का प्रमुख कारण है। क्या है? वर्गीकरण का प्रमुख कारण है। तो ये किसका निर्धारण करता है? जनसंख्या घनत्व का। देखिए यहाँ पर बताए गए सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा बताए गए हैं उसी के आधार पर ऑथेंटिक है। भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बिल्कुल, साल में 180 दिन से कम काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। ऐसा व्यक्ति जिसको 180 दिन से कम काम करे वो क्या कहलाएगा? सीमांत श्रमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्न में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबंध है? किसके साथ में संबंध है आपका? रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल आपका संबंध है नगरीय बस्ती के साथ में। किसके? नगरीय बस्ती के साथ में। पढ़ते हैं। रैंक साइज रूल नगरीय बस्ती से संबंधित है। जी के जिफ द्वारा प्रतिपादित कोटि आकार नियम 1941 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। ये नगरीय भूगोल में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण नियत है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया? पहली बात तो जी के जिफ के द्वारा। कौन सा? रैंक साइज रूल्स। इसका संबंध किसके साथ में है? नगरीय बस्ती के साथ। ठीक है, आगे। जिसके अनुसार किसी प्रदेश या देश के नगर की कोटि यानी रैंक और उसके जनसंख्या आकार में निश्चित अनुपात में पाया जाता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? रैंक साइज रूल। क्या कहलाता है? रैंक साइज रूल। क्या कहता है उनको? कि किसी प्रदेश या देश के नगर की कोटि यानी कि रैंक और उसके जनसंख्या आकार में निश्चित अनुपात पाया जाता है। एक निश्चित क्या देखने को मिलता है? अनुपात। किसने कहा था? जी के जिफ ने। किसने कहा था? जी के जिफ ने। किस रूल के माध्यम से कहा था? तो रैंक साइज रूल के साथ में। तो याद हो गया रैंक साइज रूल क्या है? तो ये आपका क्या करता है? किसी प्रदेश की जनसंख्या और किसी प्रदेश के रैंक को, इन दोनों के निश्चित अनुपात को दर्शाने का काम करता है। वेबर का वस्तु सूचक बताता है। तो वेबर का वस्तु सूचक बताता है आपको कच्चे वस्तुओं का वजन और तैयार वस्तु का वजन। वापस, वेबर का वस्तु सूचक कच्चे वस्तुओं का वजन, तैयार वस्तु का वजन बताने का काम करता है। कौन? वेबर का वस्तु सूचक। ठीक है ना? कच्चे माल की एक तो कच्चे वस्तु का वजन बताएगा, फिर तैयार वस्तु का वजन बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अब उनके कैसे बताएगा वो और पढ़ लो। वस्तु सूचक या पदार्थ सूचक उत्पादित वस्तु तथा कच्चे माल के भार के अनुपात का घोतक होता है। क्या होता है? घोतक होता है। इससे निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा है? ये तो पदार्थ सूचक। इधर लिखना है उत्पादित वस्तु का भार और इधर लिखना है स्थानीय पदार्थ का भार। उत्पादित कितनी वस्तु हुई है और स्थानीय पदार्थ का कितना भार है, उससे आप क्या निकाल सकते हो? पदार्थ सूचकांक। स्थानीय पदार्थ की तुलना में उत्पादित वस्तु का भार बढ़ाने वाले उद्योगों में ये पदार्थ सूचकांक एक से अधिक समान भार वाले उद्योगों में एक तथा भार ह्रासमान वाले पदार्थों का प्रयोग करने वाले उद्योगों में इसका मूल्य 1 से कम होता है। यानी जिनमें भार ह्रासमान पदार्थों का प्रयोग करने वाले उद्योगों में क्या होता है? इसका मूल्य 1 से कम होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 कथन कारण से है। तो वेबर का सिद्धांत यातायात लागत पर आधारित है, परंतु ये बात छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातित होती है। वस्तु दर कच्चा पदार्थ और तैयार वस्तु के समान नहीं है। चलिए बताइए कि कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? ये यार दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। कैसे? क्योंकि वस्तु का दर कच्चा पदार्थ तथा तैयार माल के समान नहीं होता। वस्तु की दर है वो कच्चे पदार्थ और तैयार माल के समान नहीं होता। बिल्कुल, कच्चे पदार्थ के मूल्य 5 रुपये और आपका तैयार पदार्थ की मूल्य है 10 रुपये। ठीक है ना? क्योंकि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होता है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, और बिल्कुल मिलाते ही हम। तो लीस्ट स्क्वायर पद्धति रफ़ी उल्लाह, वापस लीस्ट स्क्वायर पद्धति रफ़ी उल्लाह, मैक्सिमम डिस्टेंट पद्धति अय्यर, फसल और पशु संयोग बीबर, लॉरेंज कर्व का प्रयोग कॉपेक। वापस लॉरेंज कर्व का प्रयोग कॉपेक, फसल और पशु संयोग बीबर, मैक्सिमम डिस्टेंट पद्धति अय्यर और लीस्ट स्क्वायर पद्धति रफ़ी उल्लाह। लॉरेंज कर्व क्या होता है? ये आपके कितनी प्रोग्रेस हुई है उसे देखने का काम करता है या नापने का काम करता है। चलिए निम्न में से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है, वो हमको बताना है। बताइए कौन सा ऐसा है जो प्रादेशिक संरचना का तत्व नहीं है। ठीक, बिल्कुल आवाज आ रही सब तक? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सड़कें होती हैं प्रादेशिक संरचना का भाग, नहरें होती हैं और संचार लाइनें होती हैं, लेकिन केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र इसका भाग नहीं होते, क्योंकि केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है। सड़कें, संचार लाइनें, नहरें और प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व हैं। यहाँ पर अगर केंद्रीय की जगह क्या आ जाता? प्रादेशिक अवसंरचना, तो क्या हो जाता? इसका तत्व हो जाता। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित कार्यात्मक क्षेत्र को केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। यानी कि नगर के कार्यात्मक क्षेत्र को किसकी संज्ञा दी गई है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। बर्जेस, किसने? वर्जेस की मान्यता है कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की स्थिति अधिकांशतः किसी अधिकांशतः नगर के मध्य में होती है। क्या कहा था उन्होंने? जैसे ये कोई नगर, तो इसके क्या होगी? ये मध्य में होगी, जो व्यापारिक, सामाजिक तथा नागरिक जीवन यातायात का केंद्र होती है। और ये क्या होती है? सामाजिक, आपके नागरिक, यातायात और जीवन का केंद्र होती है। उन्होंने इस कार्यात्मक क्षेत्र को 2 उपविभागों में विभक्त किया है, फुटकर व्यापार क्षेत्र और दूसरा थोक व्यापार क्षेत्र। ठीक है ना? तो ये क्या था आपका? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की स्थिति किसने किया था? ये ब्रजेश ने। आगे कथन और कारण है, तो हम सीधा जो सही है उनको ही पढ़ें। तो सही तो सिर्फ कौन सा है हमारे पास में? आर। ए सही है और ये आर गलत है। बॉन थ्यूवेन के प्रतिमान में हर एक पेटी कृषि उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है। बिल्कुल करती है, जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आगे हम व्याख्या पढ़ते हैं। इनकी जो पेटियां बताई उनको भी देखते हैं हम। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री बॉन थ्यूवेन ने सर्वप्रथम 1826 में, कब? जो 1826 था, प्रसिद्ध जर्मन के अर्थशास्त्री थे कौन? बॉन थ्यूवेन। इन्होंने कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का। ठीक है, थ्यूवेन के अनुसार बाजार क्षेत्र केंद्रीय नगर के चारों ओर दूरी में वृद्धि के साथ साथ फसलों के उत्पादन क्षेत्र का आर्थिक लाभ क्रमशः घटता जाता है। इन्होंने कहा था कि जैसे ये बाजार है, ऐसे ही इस बाजार से आप आगे की ओर जाओगे तो क्या होगा? आपका वृद्धि के साथ साथ क्या होगा? फसलों के उत्पादन क्षेत्र की आर्थिक लाभ घटता जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल घटता जाता है। आगे इस प्रकार अधिक लाभ वाले उद्यम नगर के निकट और कम महत्व के उद्यम नगर से दूर स्थापित किए जाते हैं। बॉन थ्यूवेन
थ्यूवेन मॉडल के अनुसार बिलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर कृषि भूमि उपयोग की 6 संकृतित पेटियां पाई जाती हैं, जिनका क्रम निम्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं। इन्होंने क्या कहा था पहले, साग सब्जी उत्पादन पेटी, ये नगर साग सब्जी उत्पादन पेटी, फिर काष्ठ उत्पादन, क्या बोला, काष्ठ उत्पादन, फिर अन्न उत्पादन, क्या बोला, अन्न उत्पादन, फिर चारागाह के साथ प्रति सस्यावर्तन, फिर त्रिक्षेत्र कृषि पद्धति, कौन सी, त्रिक्षेत्र कृषि पद्धति, और फिर पशुचारण। और इन्होंने ये से कहा था कि जैसे ही आप यहाँ से इधर की ओर बढ़ोगे आपका क्या होगा, लाभ में कमी देखने को मिलेगी। ठीक, इस प्रकार वॉन थ्यूवेन के प्रतिमान में हर एक पेटी उस कृषि उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है जिसके लिए वे सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और इसके साथ ही वॉन थ्यूवेन ने विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग पर विचार किया, जिसका उदाहरण छठी कृषि पेटी है, कौन सी, पशुचारण वाली। कभी पूछ ले पशुचारण वाली किसकी है, तो किसकी है, विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग। वॉन थ्यूवेन ने कृषि उद्यम और पशु संयोग पर विचार किया, हमें किस पेटी के माध्यम से पता चलता है, तो किसके, पशुचारण पेटी के माध्यम से। और कौन सी पेटी है ये, छठे नंबर की। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम 31, पढ़िए आप 31 क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। चलिए, तो भारत में निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है, वो है आपका कौन सा, आर्थिक संरचना। क्या, आर्थिक संरचना किसके लिए महत्वपूर्ण बाधक है, सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण के लिए। किसके लिए, सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए, क्योंकि भारत में आर्थिक संरचना सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाधक है। कभी पूछ ले कि सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बाधक घटक है वो कौन सा है, वो है आपका आर्थिक संरचना। इसकी बात करूं मैं भाषाई संगठन, ये नहीं होता क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की भाषाओं को बहुत जल्द बोलना सीख जाते हैं। नृत्य जातीय गठन, हमको जैसे घूमर नृत्य आता है, उनको दूसरा भांगड़ा आता है, तो हम एक दूसरे के नृत्य को देख करके सीख जाएंगे। तीसरा, धार्मिक संरचना, मैं मेरे भगवान को मानता हूँ, आप आपके भगवान को मानते हो, तो आप अगर मेरे साथ में रहने लग गए तो मैं आपके भगवान के पास भी जाऊँगा और आप हमारे भगवान के पास भी जाओगे, तो तीनों के साथ तो कर सकते हो। लेकिन आर्थिक संरचना यानी पैसे के, ये कभी जो सांस्कृतिक है उसमें सबसे बड़ा क्या है, बाधक है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है उसे बिल्कुल इज्जत नहीं देते लोग, और जिसके पास पैसा है वो दूसरों को इज्जत नहीं देता। आगे देखिए, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा संस्थान निधि। तो किसके आधार पर किया गया था 1956 में, भाषाई आधार पर। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। पढ़िए, भारत सरकार ने प्रादेशिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की योजना तैयार की। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के आंदोलन में नेतृत्व हुआ था। ये क्वेश्चंस कई एग्जामों के अंदर, यहाँ हर एक लाइन से क्वेश्चन, किसी भी, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपके फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर हो, आपके आरएएस प्रीलिम्स का पेपर हो, आपके फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो, सब के अंदर एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे मैं बात करूँ इसकी सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी थी।
तो इसको आंध्र प्रदेश के गठन का सबसे अधिक अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो पोटू रामल्लू को दिया जाता है, जिनके 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद में क्या किया जाता है, 15 दिसंबर 1952 को तो मृत्यु हुई, उसके बाद में क्या कर दिया, पृथक से आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। इसी प्रकार के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 33, मैकाइंडर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है। मैकाइंडर के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था हृदय स्थल का सिद्धांत। किसने दिया था, मैकाइंडर ने। हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया, मैकाइंडर ने। व्याख्या पढ़ ली जाए थोड़ी सी। मैकिंडर ने 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफी लंदन के समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था इतिहास का भौगोलिक ध्रुवीय क्षेत्र। क्या था, इतिहास का भौगोलिक ध्रुवीय क्षेत्र। मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हृदय स्थल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मैकिंडर ने। और मैकिंडर ने 1919 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटीज़। मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल शब्द को जेम्स बियर ग्रीन से लिया। इन्होंने जो हृदय स्थल शब्द था कहाँ से लिया, जेम्स बियर ग्रीन से। 1919 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटीज़। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटीज़ मैकिंडर की पुस्तक है। 1904 में ये रॉयल ज्योग्राफी लंदन के समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। तो हृदय स्थल सिद्धांत का संबंध किसके साथ में है, मैकिंडर के। आपके सामने है क्वेश्चन अगला, और अगला क्वेश्चन है भूसामरिक परिकल्पना में किसने रिमलैंड शब्द का प्रयोग किया है। भूसामरिक परिकल्पना में किसने रिमलैंड शब्द का प्रयोग किया है, तो रिमलैंड शब्द का प्रयोग करने वाले हैं आपके स्पाइकमैन। कौन से, स्पाइकमैन। स्पाइकमैन के अनुसार स्थल शक्ति को अपेक्षा समुद्री गतिशीलता ही विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायक रही है। स्थल शक्ति को अपेक्षा समुद्री जो गतिशीलता है वो क्या रही है, विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायक रही है। स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। शांति का भूगोल पुस्तक किसकी है, स्पाइकमैन की। कब लिखी, 1944 में। ठीक, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। एक आदिवासी समूह में से कौन सा समूह उत्तर पूर्व के एक ही राज्य में सीमित है, आपको बताना है वो कौन सा है, गारो और खासी। कौन सा है, आदिवासियों के समूह में कौन सा उत्तर पूर्व के, यानी कि जो हमारा भारत है और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसके संबंध में चर्चा कर रहा है। ठीक है ना। उत्तर पूर्व के एक ही राज्य में सीमित है तो वो कौन सा है, गारो खासी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, भारत को नियोजित क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया। तो ये आपका प्रयास किया था भारत को नियोजित क्षेत्रों में विभाजित करने का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेपा ने। किसने किया था, नेपा ने क्या किया था कि भारत को नियोजित क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, नेपा ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा और पढ़ ली जाए इसके बारे में। भारत को नियोजित क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। भारत में प्रकाश राव, याद रखना, भारत में प्रकाश राव पहले भूगोल वेदा थे जिन्होंने वर्ष 1949 में देश को नियोजन की दृष्टि से प्रदेशवासियों के महत्व को सर्वप्रथम बताया। किसने बताया था, तो प्रकाश राव ने। इसके उपरांत 1961 ईस्वी में रामचंद्रन ने पहली बार भारत को 5 स्थलों में विभक्त किया था। पहली बार विभक्त किस पूछे तो रामचंद्रन ने, लेकिन सुझाव किसने दिया, प्रकाश राव ने। और इसको काम किया किसने था, तो नेपा ने। आगे है, विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं, नीचे दिए गए कोड में सही समुच्चय बताइए। तो सही समुच्चय क्या है,
कि संसाधनों के वृत्तिदान में क्षेत्रीय विभिन्नता। संसाधनों के वृत्तिदान में क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता। उद्योग विकास के स्तरों में विषमता। तो यही दो कारण हैं जो क्या करते हैं, विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं। क्या क्या कि एक तो आपके संसाधनों के वृद्धिदान में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, इस क्षेत्र में अधिक इसमें कम देखने को मिलते हैं। आगे उद्योग विकास के स्तरों में विषमता, यहाँ पर मान लिया बड़े उद्योग स्थापित हुए और इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं हुए। तो ये दोनों ही कारण हैं जो विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण माने जाते हैं। ठीक, चलिए और पढ़ लीजिए। विश्व के सभी भागों में विकास का स्तर एक समान नहीं है। विश्व के सभी भागों में विकास का स्तर एक समान नहीं है होता। एक और अमेजन तथा जायरे बेसिन जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूनतम विकास हुआ है, जो कॉन्गो जायरो बेसिन है, और एक अमेजन बेसिन है जहाँ पर न्यूनतम विकास हुआ है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है जहाँ पर उच्च कोटि का विकास हुआ है। इस प्रकार विकास के स्तर में प्रादेशिक तथा स्थानिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन्हें समुचित रूप से प्रादेशिक असंतुलन कहते हैं। प्रादेशिक स्तर पर संसाधनों के वृत्तिदान में क्षेत्रीय विभिन्नता, उद्योगों के विकास के स्तरों में विषमता, सांस्कृतिक संगठन, प्रौद्योगिकी स्तर, मानवीय प्रयास, संस्थागत ढांचा आदि देशों में क्षेत्रीय असंतुलन की व्याख्या करते हैं। याद रखना कौन कौन से? तो आपके पहले तो उद्योगों के विकास के स्तरों में विषमता, क्षेत्रीय विभिन्नता, सांस्कृतिक संगठन, प्रौद्योगिकी के स्तर पर मानवीय प्रयास और संस्थागत ढांचा, ये सभी के सभी क्या करते हैं, एक दूसरे में विषमताएं उत्पन्न करते हैं। मिलाएं तो बस्ती श्रेणीबद्धता डब्ल्यू क्रिस्टालर। किसने? बस्ती श्रेणीबद्धता डब्ल्यू क्रिस्टालर। क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टलर इजार्ड। विकास ध्रुव सिद्धांत एफ फेराक्स। और आर्थिक वृद्धि अवस्था डब्ल्यू रोस्टॉव। आर्थिक वृद्धि अवस्था डब्ल्यू रोस्टॉव। विकास ध्रुव सिद्धांत एफ फेराक्स। क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर इजार्ड। और बस्ती श्रेणीबद्धता डब्ल्यू क्रिस्टालर। आगे क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, पढ़िए। कथन कारण है, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीति निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त करती है। यानी जो अल्पकाल के लिए बनाई गई है वो तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहीं करती है। नेक्स्ट बात करें हम, राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि की रणनीतियां आर्थिक सामर्थ्य के अभिलक्षणों पर आधारित होती हैं, न कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षणों पर। ये इन्होंने क्या कहा है कि जो आर्थिक वृद्धि की रणनीतियां हैं वो आर्थिक सामर्थ्य के अभिलक्षणों पर आधारित होती हैं, ना कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षणों पर। तो बिल्कुल ए और आर दोनों क्या हो गए, सही। तो देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ का हर क्वेश्चन एक नए टॉपिक को पूर्णतः क्लियर करने में अहम भूमिका निभाता है। भारतवर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई है? यानी तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ है? तो वो आपके कहाँ देखने को मिलती है? तो वो आपके देखने को मिलती है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक, तालाब भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऊंची नीची पहाड़ियाँ भूमि में प्राकृतिक तालाबों की प्रचुरता होती है। साथ ही पहाड़ी ढालों पर जहाँ इसका अभाव होता है, कृत्रिम तालाबों का निर्माण द्वारा सिंचाई क्षेत्र तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तृत है और त्रिपुरापल्ली में इसकी सर्वाधिक संख्या है। तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी पूछता है तो कहाँ पर? त्रिपुरापल्ली में। तालाबों द्वारा सिंचित प्रमुख प्रदेश क्रमशः निम्न हैं: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक पर तमिलनाडु, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक। आगे आपका, निम्न में से कौन सा राज्य अब्रक का उत्पादन करता है? तो वो करता है आपका सबसे अधिक झारखंड। कौन करता है? झारखंड। पढ़िए,
प्रश्न दी गए विकल्पों में झारखंड अब्रक का उत्पादक राज्य है। झारखंड में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ की है? झारखंड की। कोडरमा पेटी, हजारीबाग कोडरमा पेटी है, वो क्या करती है? अब्रक उत्पादन। इसके अलावा प्रमुख अब्रक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। राजस्थान में ब्यावर अजमेर पेटी, कौन सी? ब्यावर अजमेर पेटी। बांसवाड़ा दुर्गापुरा पेटी, भीलवाड़ा, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या करते हैं? अब्रक उत्पादन करते हैं। और भीलवाड़ा को तो हम अब्रक सिटी या माइका सिटी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में देश के अब्रक का 90% उत्पादन भाग विद्युत उद्योग में होता है। इसका उपयोग किस में होता है? विद्युत उद्योग में। आगे क्वेश्चन नंबर 43, और ये दिया गया था नगरीकरण का स्तर और राज्य, सीधे मिला के पढ़ते हैं। 2011 में नगरीकरण का स्तर 42.40% महाराष्ट्र, 25.97% केरल, 10.47% बिहार और 33.95% पंजाब, ठीक। और 11 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का प्रतिशत इस प्रकार है: महाराष्ट्र में 45, केरल में 47, बिहार में 11.3 और पंजाब में 37.5। वापस 42-40 महाराष्ट्र, और ये तो 2011 का था, लेकिन 2001 का, लेकिन हमें 11 का पढ़ना है। क्या कि महाराष्ट्र में 45.2 हो गया, केरल में 47.7 हो गया, बिहार में 11.3 हो गया और पंजाब में 37.5 हो गया। और आज की क्लास का ये हमारा अंतिम बिंदु, अंतिम पेज है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास के लिए समय है वो सिर्फ 1 घंटे रखा गया है। निम्न में से किस प्रदेश में भूस्खलन आवृत्ति अधिक है? तो आपके कहाँ पर देखने को मिलती है? सबसे अधिक देखने को मिलती है हिमालय में। याद रखना, सबसे अधिक भूस्खलन आवृत्ति कहाँ पर है? तो हिमालय के अंदर, क्योंकि पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति अधिक होती है। पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण क्या होता है? हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे सामने आपके निम्न में से कौन से शहरों में इस्पात उद्योग अभी लंबित हैं? तो वो आपके किस में है? होसपेट में। किस में? होसपेट में, यानी कि यहाँ पर अभी लंबित है। यह शहर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यह हम्पी से 12 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर क्या स्थापित होना है? तो आपको स्थापित होना है इस्पात उद्योग केंद्र। क्या? इस्पात उद्योग केंद्र। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की, और क्वेश्चन नंबर 46 से है आपका, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर व्याख्या को पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ आते नहीं। दो चरों के बीच सह संबंध मापने के लिए उपयुक्त तकनीक कौन सी है? दो चरों के बीच में अगर सह संबंध मापना है तो इसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है आपकी कार्ल्स पियर्सन का सह सिद्धांत। कार्ल्स पियर्सन का सह सिद्धांत। सह सिद्धांत गुणांक ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कार्ल पियर्सन की विधि है। कार्ल पियर्सन की विधि संबंधित चरों के सहचरण के माप पर आधारित है। इसे गुणनफल आघूर्ण विधि कहते हैं। यहाँ प्रोडक्ट यानी तात्पर्य एक्स व वाई चरों के माध्य आर विचलन से है। प्रोडक्ट यानी का तात्पर्य एक्स व वाई चरों के मध्य किससे है? आर विचलन से है। और यहाँ पर आप सूत्र भी देख सकते हो, यह दिया गया है। सह संबंध का गुणांक आर और फिर आपके माध्यम में डी एक्स डी वाई और फिर आपके नीचे गुणनफलों का क्या दिया गया है? गुणनफल का योग और उसके माध्य से विचलन। सह संबंध गुणांक पदों की संख्या n से और एक से निकालते हैं हम x चर का प्रमाण विचलन और y चर का प्रमाण विचलन। चलिए नेक्स्ट। ऐसा जिला जहां 25,000 परिवारों में से 1,000 परिवारों का प्रतिदर्श चुनना हो, वहां परिवार नियोजन सर्वेक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? बिल्कुल यादृक्ष प्रतिदर्श। क्या होता है? यादृक्ष प्रतिदर्श क्या होता है कि 25,000 परिवारों में से कितने चुनने? 1,000 परिवारों को प्रतिदर्श चुनना है। तो परिवार नियोजन सर्वेक्षण में निम्न में से कौन सा प्रतिदर्श उपयुक्त होगा? तो वहां पर होगा यादृक्ष प्रतिदर्श। ठीक, आगे चलते हैं हम। यादृक्ष प्रतिदर्श पद्धति का प्रयोग तब की जाती है जब नमूना चयन फ्रेम छोटा हो
हम सूचीबद्ध जनसमुदाय से नमूना चुनने के लिए यादृच्छिक संख्या लेते हैं। पहले जनसमुदाय के प्रत्येक समूह सदस्य की विशेष संख्या नियत की जाती है। क्या की जाती है? विशेष संख्या नियत की जाती है। उदाहरण के लिए यदि जनसमुदाय में 1000 से अधिक सदस्य हैं तो 0 से 990 तक संख्या नियत की जा सकती है। आगे आपके सामने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में निम्न में से कौन वितरणों के परीक्षण के लिए सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन है? तो वो है आपका गिनी गई संख्याओं के 20 से अधिक ना हो। स्काई स्क्वायर फुट, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कि गिनी गई संख्याएं 20 से अधिक न हो। तो कौन कौन से सही है? आंकड़ों की आवर्ती के रूप में होनी चाहिए। आंकड़े किस में होनी चाहिए? आवर्ती के रूप में। अपेक्षित आवृत्तियां 5 से कम न हो और प्रक्षेपण स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रक्षेपण स्वतंत्र होना चाहिए। आगे आपका जीआईएस पॉलीगन का, जीआईएस बहुभुज पॉलीगन का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है आपका? 2D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन। क्या है? 2D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन। किसका? जीआईएस बहुभुज का। ठीक है ना। जीआईएस बहुभुज का अर्थ है 2D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन। याद रहे कि बहुभुज पॉलीगॉन एक समतल सतह पर बनी गई ज्यामितीय आकृतियों का सामान्य नाम है। जो एक सतह पर बना दे हम उनको ज्यामितीय आकृतियों को, तो उनको ही हम क्या कह देते हैं? पॉलीगॉन। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक को दूसरे के साथ में मिलान करना है और एक के दो के साथ में मिलान करने पर आता है हमें माध्य किसे कहते हैं? तो माध्य कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को। आवृत्ति वक्र किसे कहते हैं? ग्राफीय प्रदर्शन को। प्रधान घटक किसे कहते हैं? संयुक्त संकेतक को। और संयोजक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? नेटवर्क विश्लेषण को। संयोजक मैट्रिक्स, नेटवर्क विश्लेषण, प्रधान घटक, संयुक्त संकेतक, आवृत्ति वक्र, ग्राफीय प्रदर्शन, माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये आज हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे कितने हुए? 50। ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें और जो अपना सपना है नेट JRF 2023 का, उसे आप साकार करें। जय हिंद, जय भारत।